हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना टॉपिक ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमने इससे पहले याद करो जेनेटिक कोड की भी कुछ बातें करी थी और वहीं पे मैंने कल एक और चीज़ याद दिलाई थी, ध्यान होगा आपको पहले के लेक्चर में ही, कि टीआरएनए मॉलिक्यूल के बारे में मैंने कुछ बताया था। एडेप्टर मॉलिक्यूल जिसको आप बोलते हो, उसका ध्यान करो, उसका काम क्या हुआ करता था। वो एक हैंड से अपने कोडॉन रीड किया करता था और दूसरे हैंड से अमीनो एसिड को जोड़ के रखता था। मतलब कि उसके पास एक स्ट्रैंड अपनी ऐसी हुआ करती थी जो किसी एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री अपना बेस लेकर चला करता था, और जब भी उसको अपना साथी मिल जाता था तो वहाँ पर उसके साथ क्या करता था, अपना साइट पर आकर फिट हो जाता था। और जैसे ही पहचानता था कि ये वाला तो मेरा साइट है, मतलब ये वाला अमीनो एसिड जो मैं लेकर आ रहा हूँ इसको है, तो उस अमीनो एसिड को इससे जोड़ दिया करता था। ये कुछ बातें याद आ रही हैं। इसी बेस पे आज हमें कुछ समझना है, क्या, ट्रांसलेशन का टॉपिक। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अच्छे से एक बार देख लेना कि मैंने टीआरएनए के बारे में जो बताया था उसी चीज़ को थोड़ा मैं यहाँ पर लिंक करते हुए लेकर चलूँगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन समझते हैं। याद करो, ट्रांसक्रिप्शन और ये सब मैंने बताया था। ट्रांसलेशन का एक्चुअल में क्या मीनिंग हुआ करता था। जब आप एमआरएनए से प्रोटीन के तरफ बढ़ रहे होते हो, यही क्या हुआ करता था, ट्रांसलेशन होता था। मतलब कि प्रोटीन का एक्सप्रेस होना आरएनए से, वही क्या था, ट्रांसलेशन होना, है ना। याद आ रहा होगा। और ट्रांसलेशन, ध्यान करो, इसी ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जेनेटिक कोड भी आया था, है ना। तो ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं कि ट्रांसलेशन है क्या एक्चुअल में, डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि आरएनए से आप जब पॉलीपेप्टाइड बनाते हो, पॉलीपेप्टाइड क्या, वो जो आप अमीनो एसिड की पूरी चेन बनाया करते थे, यही तो है प्रोटीन, है ना। मतलब अमीनो एसिड की ढेर सारे आप चेन बना के पूरी की पूरी जो चेन बन के तैयार हुई, ये क्या हुआ करती है, यही तो प्रोटीन होती है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हो किसका, अमीनो एसिड का। ये तो एनसीईआरटी भी लिखती है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। मतलब अपनी भाषा में डायरेक्टली बोले तो प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ नहीं, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। इसी को मैं क्या बोला करता हूँ, सिंपली ट्रांसलेशन बोलता हूँ। ठीक है, अब देखना, ट्रांसलेशन का मैं डायरेक्टली प्रोसेस आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि मेन मैकेनिज्म आखिर चलता कैसे। आप एक बार रीडिंग भी कर लेना, ठीक है, देखना ध्यान से। ऐसे मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे समझ लो कि मैं एमआरएनए बना रहा हूँ। राइबोसोम तो पता है ना, एक छोटी सब यूनिट होती है और एक बड़ी सब यूनिट होती है, ऐसे राइबोसोम हुआ करता है। राइबोसोम में ध्यान रखना, ऐसे कुछ उसके साइट होते हैं, मतलब ऐसे कुछ उसके एरिया होते हैं जहाँ पर किसी भी अमीनो एसिड का, या आप कह लो टीआरएनए आएगा, वहाँ बैठेगा और मैकेनिज्म चलेगा। ये साइट का नाम खाली ध्यान रख लो, अभी मैं रिलेट करूँगा। एक को आप बोलते हो ए साइट, दूसरे को आप बोलते हो पी साइट, और एक को आप बोलते हो ई साइट। ये वाला डिनोट करता है एक्सेप्टर। मतलब कि जब कोई भी चीज़ आएगी तो उसको एक्सेप्ट करने का काम सबसे आगे वाले सेगमेंट में होगा। पी वाला है क्या, पेप्टाइड की चेन बनाने के लिए, मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाओगे, है ना, इतना। और ई क्या है, एग्जिट है, ठीक है। और ये क्या है, पेप्टिडाइल वाला, याद रहेगा। अब इसी के बेस पे मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट ये समझाना है, ध्यान से सुनना, कि जब हम बेसिक, अगर मैं बात करूं, अगर मैं ह्यूमंस की चलो बात करूं, तो आपको ये बात पता होगी। अभी मैं इसको रब कर दूंगा, आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। सेल हुआ करता है, और सेल में हमारे केस में ध्यान करो, सेल में हमारे केस में क्या हुआ करता है, हमारे केस में ऐसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पड़ा होता है, हमारा डीएनए पड़ा होता है। और इसी डीएनए का जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो आपके पास क्या आता है, एमआरएनए आता है, 5' to 3' का, है ना। ये क्या है, एमआरएनए आता है। और इसी एमआरएनए को आप बाद में साइटोप्लाज्म में भेजते हो, और इस एमआरएनए पर
हमारे राइबोसोम चचा आकर बैठ जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और हमें यही समझना है कि कैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद किया करेंगे। अगर मैं इसको बाहर बना के दिखाऊं तो आप ये कहोगे कि भाई कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये है, यहाँ पर मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाया और ऐसे कुछ रहे होंगे कोडॉन AUG, ठीक है। मान लो ऐसे ही ले लिया, कोई भी ले लिया, UUU, C, ऐसे बहुत सारे कोडॉन होंगे, है ना। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए AUG हमें पता है क्या है, स्टार्ट कोडॉन होता है। और यहीं पर याद करो ऐसे tRNA अपने पास लूप में इसी का अपोजिट लेकर घूमा करता है, UAC, इसी का अपोजिट लेके घूमा करता है। और जब इसका ऐसा साइट मिल जाता है सेम टू सेम, तो ये मेथियोनिन वाले अमीनो एसिड को इससे लिंक करेगा। इस तरीके से tRNA ऐसे मान लो कोई दूसरा भी है और ये इसका अपोजिट बेस पेयर लेकर घूम रहा है A, और इसके पास भी कोई अमीनो एसिड हुआ करेगा, कोई भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होते होंगे और यही प्रोसेस चलता होगा। अब ये प्रोसेस चलता कैसे, ये तो बड़ी कहानी है, उसे मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये क्या है, ये एंटी कोडॉन लूप है, एंटी कोडॉन है, और ये क्या है आपका कोडॉन है ना। और ये क्या है, आपके अमीनो एसिड्स हैं, आप कहोगे अमीनो एसिड्स हैं। और ये क्या है, tRNA, जिसको आप एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हो। अब होगा क्या, अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि राइबोसोम यहाँ पर आके जुड़ेगा और उसके बाद प्रोसेस कैसे किया करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे नोट डाउन करना हो तो कर लो, इसे मैं रब कर रहा हूँ, है ना। देखना, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे हुआ करेगा ट्रांसलेशन, ध्यान से देखते जाना। बेसिक अपने को समझ आ गया कि क्या हुआ करेगा ऐसे, है ना। लेकिन राइबोसोम कैसे मदद करेगा इसमें, ये हम नहीं समझ पाए। उसी चीज़ को हमें अच्छे से एक बार समझना है, ध्यान से देखना। अब देखो, यहाँ पर देखते रहना, मैंने यहाँ पर लिया क्या, mRNA, और मैं एक ही तरह का mRNA ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मूवमेंट दिखानी है, किसकी, राइबोसोम की मूवमेंट दिखानी है। तो मुझे अब अपने पास कोई डिजिटल बोर्ड होता तो अच्छे से मैं दिखा भी देता मूवमेंट, बट तो भी मैं इस पे भी दिखा दूंगा, है ना। देखते रहना, ये है अपने पास, और ये मैंने RNA लिया, सब एक ही mRNA। चाहो तो मैं उसके कोडॉन लिख दूं, आपको ध्यान भी रहेगा, AUG, A, UUU, C, G, ऐसे करके ले लिया। और यही वाला mRNA, इसी पे मुझे सब कुछ समझाना है, तो सारे यही सेम टू सेम इस पे बना दो, इस पे भी यही होगा, AUG, A और A, फिर क्या लिया था, U लिया था, है ना। सेम टू सेम ले रहा हूँ क्योंकि पूरा यही समझाना है। फिर क्या लिया था, C, G और G, ऐसे लिया था। यही कहानी यहाँ पर भी थी, AUG, फिर ये ऐसे करके था, AUG, AAA, UU, CCC, GG, AUG, AAA, UU, CCC, GG। मतलब यहाँ पे था G और यहाँ पे था क्या, CCC, ऐसे ही था ना, नहीं C है फिर G है, ठीक है। सेम टू सेम ही लेना है, तभी तो बता पाऊंगा कि कैसे। अब समझो मेरे पास ये वाला RNA है, इसको मैंने 4 पोजीशन पे क्यों बनाया, क्योंकि मुझे RNA को, मतलब राइबोसोम को मूव करते हुए दिखाना है। तो ये आप यहाँ से समझते जाओगे कि अच्छा अगली बार यहाँ मूव किया होगा,
कितना पोजीशन मूव किया, ये सारी चीज़ें बतानी है। अब देखो राइबोसोम में बोला करता था स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर AUG ये जो स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो राइबोसोम है इसकी स्मॉलर सब यूनिट आकर क्या करती है, जुड़ती है। तो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट मैं थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन ये वाला करना है, वरना आप जान नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। अब देखते जाना, यहाँ पर मेरे पास 3 साइड थी। एक साइड थी कौन सी, सबसे आगे वाली, एक साइड थी मेरे पास मिडल वाली, और उसके बाद पीछे की एक साइड थी। 3 जगह थी। एक को मैं बोला करता था A साइड जहाँ पर एक्सेप्टर है, ये वाली P साइड है, और ये अभी क्या है, अपनी एग्जिट साइड है। जब सबसे पहले स्मॉल यूनिट आकर जुड़ती है तो होता क्या है, ये पहचानती है कि ये स्टार्टिंग का है, तो यहाँ से सिग्नल आता है कि भाई बड़ी वाली यूनिट आप भी जुड़ जाओ और हम कंप्लीट राइबोसोम बनकर अब प्रोटीन की सिंथेसिस को शुरुआत करते हैं। तो जब ये स्टार्टिंग की चीज़ आती है तो सबसे पहले आता क्या है आपका स्टार्ट कोडॉन, और स्टार्ट कोडॉन आएगा और ये यहीं पर ही तो बाइंड करेगा शुरुआत में UAC। ये कौन सा था, स्टार्ट कोडॉन था। ये अपने पास क्या लेकर आया है, मेथियोनिन नाम का अमीनो एसिड, है ना। तो ये यहाँ पर आके क्या लगता है, जैसे ही लगता है तो ये क्या है आपका, जब अमीनो एसिड उस पर जुड़ता है tRNA पर और ये यहाँ आता है, यही हम क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसाइलेशन, या आप कह लो चार्जिंग ऑफ tRNA। अब हो गई है शुरुआत, मतलब अब सिग्नल लग चुका है। अब बाकी जितने भी tRNA घूम रहे होंगे रास्ते में, उन्हें बोला जाएगा कि भाई अपने पेयर वाला देख लो, अगर कोई जोड़ी बैठती है तो ये एक्सेप्टर साइड खाली है, आप आके बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रांसलेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये साइड खाली है, जगह खाली है, तो यहाँ पर आएगा कौन, कोई ऐसा tRNA आएगा जिसके पास इसका ऑपोजिट वाला पेयर है। मान लो ये आया जिसके पास क्या है, U इस तरीके का, और इसने कोई अपने पास प्रोटीन लेकर आया है, ऐसे मान लो कोई ब्लैक कलर की प्रोटीन है, क्या दिक्कत है, ये कोई प्रोटीन ऐसे लेकर आया है, मतलब अमीनो एसिड लेकर आया, ये यहाँ पर जुड़ा। अब होगा क्या, जब ये अगले स्टेप में आगे पहुँचेगा तो ये वाला जो अमीनो एसिड है इसके ऊपर, कौन सा वाला, ये ब्लू वाला जिसको मैं मेथियोनिन बोल रहा हूँ, ये वाला क्या करेगा, ये अपना अमीनो एसिड इसके सर पे रख देगा और ये tRNA फ्री होकर अगेन क्या करेगा, घूमने चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा, अब मान लो इसके पास जो एंटी कोडॉन है ये किसके लिए है, इसको कोड करने के लिए, AUG के लिए, और हो सकता है आगे लाइन के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं बीच में भी तो AUG आ सकता है, तो उसके लिए आपका RNA फ्री होना ज़रूरी है कि ये दोबारा आगे जाकर कहीं बाइंड कर सके, है ना। तो इसलिए हम इसको फ्री कर दिया करते हैं कि भाई आप फ्री हो जाओ, हम इस प्रोटीन को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसको ऊपर शिफ्ट करेगा और ये भाई साहब आगे मूव करते हुए निकल जाएंगे। अगर मैं इसको आगे करके दिखाऊं तो आप देखोगे ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ, मतलब कि अब आपका राइबोसोम ऐसा लगता है कि आगे शिफ्ट होकर कुछ पहुंच चुका है आगे। और ये आपकी कौन सी थी, लास्ट वाली साइड, और ये वाली कौन सी थी, मिडल वाली साइड, और ये एक्सेप्टर साइड थी। और याद करो ये वाला जो था, ये जो P वाले साइड पर था, अब ध्यान से देखो अगले लाइन पर ये एग्जिट साइड पर आ गया क्योंकि राइबोसोम हल्का सा खिसक गया अपनी जगह से। तो ये भाई साहब यहाँ पर आ गए, मतलब अब ऐसा लगता है कि इनके निकलने का टाइम हो गया था, अब ये छूट रहे हैं। अपने पास लेकर बैठा होगा कुछ बेस, UAC ऐसे होगा, लेकिन इसके पास अमीनो एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये फ्री हो चुका है और अपना अमीनो एसिड किसके सर पर डाल चुका है, ये जो AA वाला था एक्सेप्टर साइड पर था, अब राइबोसोम के मूव करने की वजह से अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाले साइड पर आ गया है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ये वाला U वाला, जिसके पास अपनी तो अमीनो एसिड था ही, साथ ही में इसने एक और ऊपर अपने सर पे रख लिया, कौन सा, मेथियोनिन। ये क्या है, मेथियोनिन रख दिया, है ना। तो अब हुआ क्या, इसने पेप्टाइड बॉन्ड बना के यहाँ पे 2 अमीनो एसिड जोड़ लिए
और ये एक्सेप्टर साइट दोबारा खाली हो गई क्योंकि ये मूव कर रहा है। अब ये खाली हुई, देखा जा रहा है कि इसको कोड करने के लिए कोई ना कोई घूमता टहलता रह रहा होगा और वो टहलते टहलते कहीं पहुंचा होगा और एंट्री मार दिया होगा यहाँ पर। और ऐसा लगता है इसकी एंट्री जो हुई होगी उसके पास इस तरीके का कुछ बेस होगा, तभी तो इससे पेयरिंग करेगा, और वो भी अपने पास कोई अमीनो एसिड को जोड़ कर लाया होगा जो इसको कोड करता हो। अब यही आरएनए जब फिर से थोड़ा और आगे मूव करेगा तो क्या होगा, इस बार ये जो ब्लैक वाला टीआरएनए है ये अपने दोनों अमीनो एसिड को इसके ऊपर डाल देगा और खुद ब खुद फ्री होकर निकल जाएगा, कहाँ से, एग्जिट साइट से। तो आप कह सकते हो कि अब ये अपने दोनों को यहाँ पर कहीं ट्रांसफ़र करेगा अगले स्टेप में। तो ये आरएनए कहाँ किया, मूव किया, और मूव करने के बाद ध्यान से देखो इसकी पोजीशन अगेन चेंज होती हुई नज़र आई और ये कहीं ना कहीं यहाँ आकर पहुँच चुका है। इसकी वही साइट्स हैं, है ना, ये अगेन आगे बढ़ चुका है और ये इसका कहानी तो ख़त्म हो चुका है। अब इस जगह पर कौन आ जाएगा, ध्यान से देखो तो ये ब्लैक वाला आ जाएगा, ये ब्लैक वाला। अब इसकी बारी आ गई है निकलने की। मैं कोडॉन नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे, है ना, कि इसी वाला था। चलो लिख देता हूँ, नहीं तो सोचोगे, कंफ्यूज ना हो जाओ। और ये जगह किसकी आई, यू यू यू, ये कहाँ पर था, ये ट्रिपल यू, याद करो यहाँ पर एक्सेप्टर साइट पर था। अब आरएनए क्या हुआ है, मतलब राइबोसोम जैसे ही आगे बढ़ा है तो ये वाली साइट मिडल में आ चुकी है, ये वाली मिडल में आ चुकी है। इससे पहले याद करो AUG इसके एग्जिट साइट पर हुआ करता था, लेकिन जब ये आगे बढ़ा तो ये वाली साइट पीछे हो गई, अब ये इधर शिफ्ट हो गया है। मिडल में कौन आएगा, ये रेड वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये UU वाला एक्सेप्टर साइट पर था, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये वाली जगह पर कौन आ जाएगा, आपका रेड वाला, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ए और ए वाला। और ध्यान करो इसके पास तो अपना अमीनो एसिड है ही, साथ ही साथ इसने इन दोनों का भी जिम्मा संभाल रखा है। किसका, एक तो ब्लैक वाले का, साथ ही साथ एक ब्लू वाले का भी संभाल रखा है। ब्लू वाला कौन सा था, मेथियोनीन, जहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब अगेन ये जगह खाली हो चुकी है। अब जगह ये खाली हो चुकी है तो यहाँ पर अगेन कोई दूसरा कोडॉन वापस से आया करेगा। मान लो मैंने यहाँ कोई दूसरा एक और ले आया, किसी की एंट्री हुई जो इसको कोड करता हो, जिसमें होगा जी वाला, और वो अपना अमीनो एसिड कुछ लेकर आया होगा। फिर ये अगेन आगे मूव करेगा और ये अपने पूरे के पूरे इस सेट को इसके ऊपर टकले पर रख देगा। अब ये और आगे मूव किया और अब हमारा आरएनए ऐसा लगता है यहाँ पहुँच गया। ऐसे कब तक बनाते जाओगे, है ना। बट मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार पेप्टाइड बॉन्ड बनते कैसे हैं और ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं। ये बात आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी। ये एग्जिट हो चुका था, अब बारी है ये रेड वाले को एग्जिट होने की। जब ये इन तीनों की जिम्मेदारी इस पर सौंप देगा तो ये खाली हो जाएगा और ये ट्रिपल यू वाला अब कहाँ पहुँच जाएगा, इस साइड पर। जब ये आगे मूव करेगा ट्रिपल यू वाला कहाँ पहुँच गया, इस साइड पर। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अब कौन सा आएगा आपका, ये रेड वाला जो ट्रिपल यू पर रहा करता था, जिसको हम ए से जाना करते थे, अब ये आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और सी पर कौन आ गया, ये वाला, जिसके पास सिर्फ अपना वाला था, है ना, सी पर। लेकिन अब इसके ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। कौन सी बढ़ गई है, एक तो अपना वाला संभाल ही रहा है अमीनो एसिड, अपना वाला, इसके ऊपर ये तीन और आ गए हैं, एक रेड वाला आ गया है, एक आप कहोगे ब्लैक वाला आ गया है, और जो स्टार्टिंग में आया था जिसको आप क्या बोल रहे थे, मेथियोनीन, ये भी ऊपर था ही। ठीक है, और फिर ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर अगेन एक नया कोडॉन आया करेगा जो इसको कोड किया करेगा, और ये कहानी तब तक चलती रहेगी, ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक आगे इसको
जब तक आगे इसको कोई स्टॉप कोडॉन ना मिल जाए। याद है स्टॉप कोडॉन, UGA, UAG और U, एक तो ये था उगा, उआग और उआ, ऐसे करके था ना स्टॉप कोडॉन। तो जब भी कोई भी स्टॉप कोडॉन आता है, जब भी यहां पर कोई स्टॉप कोडॉन आता है, स्टॉप कोडॉन्स, जब ये स्टॉप कोडॉन आएगा तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। और यहीं पर क्या होगा, एक रिलीज फैक्टर बाइंड होता है, रिलीज फैक्टर बाइंड ऑन स्टॉप कोडॉन। ठीक है, रिलीज फैक्टर यहां पर बाइंड होता है स्टॉप कोडॉन पे एंड रिलीज अमीनो एसिड चेन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हो, है ना, जिसको प्रोटीन का नाम देते हो। ये है आपका क्या, प्रॉपर ट्रांसलेशन। शुरुआत से देखो, यहाँ पर सबसे पहले राइबोसोम आया। स्टार्टिंग इसने की कि इसने बता दिया कि भाई हम AUG वाले हैं, हम शुरू हो चुके हैं, सिंथेसिस करना शुरू कर दो। तो अगला RNA एक्सेप्टर साइट जब देखेगा कि खाली है तो आ जाओ यहाँ पे जोड़ी बना लो। इसने बनाया। अब जैसे ही ये स्टार्ट हो चुका है, ये आगे मूव करेगा तो ये अपना मेथियोनिन अमीनो एसिड, इसको यही तो देना था, ये इसके ऊपर देकर अपना खुद फ्री हो जाता है, क्योंकि इसको और भी तो बहुत सारे काम करने हैं। तो ये मूव करेगा, शिफ्ट कर दिया। अब फिर आएगा एक्सेप्टर साइट खाली हुई, एक नया आ गया tRNA। अब ये इन दोनों अमीनो एसिड को इसके ऊपर भेज के अपना फ्री हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। फिर अगले प्रोसेस में ऐसा होगा, फिर नया tRNA आएगा और ये तीनों इसके ऊपर चले जाएंगे, रेड वाला वापस अगेन फ्री हो जाएगा, और करते करते पूरी चेन ये बनती शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका क्या, ट्रांसलेशन। और एंड में क्या होगा, जब स्टॉप कोडॉन दिखेगा तो यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर आकर यहाँ से बाइंड करेगा और इस पूरी चेन को रिलीज करा देगा कि भाई आपकी प्रोटीन क्या है, बन चुकी है। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लो। देन इसके बाद बताता हूँ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लो, देखना। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन मतलब ऐसा लगता है कंट्रोल करना, जीन एक्सप्रेशन मतलब कि आपका जीन किस तरीके से प्रोटीन बना रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज का रेगुलेशन हमें देखना है। टॉपिक क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओवरऑल यहाँ पर ज्यादातर बात करी गई है किसकी, प्रोकैरियोट्स को लेकर बात करी गई है, लैक ओपेरॉन को लेकर बात करी गई है, वो अभी हम देखेंगे क्या है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब कि बात यहाँ पर यही हो रही है कि कैसे आपके जीन से एक्सप्रेशन हुआ करता था, मतलब कि जीन से प्रोटीन बना करता था और कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ करता था, है ना। मतलब DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन बना, ये तरह का प्रोसेस। लेकिन ध्यान करो, ये टॉपिक आपको इजीली समझ आएगा। मैंने पहले भी आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक वाली बात बताई थी, वो यहाँ पर लिंक होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या हुआ करता था, याद करो, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा करते थे, वहाँ पर कोई जीन का टुकड़ा लेते थे, उसके सबसे आगे हम लगाते थे प्रोमोटर, है ना। ये बताता था कि यहाँ से आपको शुरुआत करनी है ट्रांसक्रिप्शन की, और इसी प्रोमोटर पर कोई एंजाइम बाइंड किया करता था जिसका क्या नाम था, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बनाया करता था वो। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में यही एक एंजाइम पूरा रीड कर लेता था एक बार में, है ना। तो हम ये बोला करते थे कि जब एक प्रोमोटर मल्टीपल जीन्स को रेगुलेट कर रहा था, मतलब कि मल्टीपल सेगमेंट्स को रेगुलेट कर रहा है, कि अलग अलग RNA बनाने के लिए सिर्फ एक ही एंजाइम ऐसा लगता है काम कर देता था,
तो आप बोल रहे थे कि प्रोमोटर, जब कोई एक प्रोमोटर बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा था तो हम उसको क्या बोला करते थे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बोला करते थे, या कह सकते हो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, है ना। ये किस में था, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या था, कोई एक प्रमोटर होगा जो कोई एक तरह के आरएनए या आप कह सकते हो कोई एक तरह के ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए रोल प्ले कर रहा होगा। ये दोनों बात बताई थी। यहाँ पे ध्यान से सुनना कि हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ या साथ ही साथ मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, पहले अगर मैं बताऊँ यूकैरियोट्स की अगर आप बात करो तो ये कई लेवल पर होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स में तो कई लेवल पर होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाने तक के प्रोसेस में, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस तक में। यही तो था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन, है ना। ये काफ़ी मल्टीपल स्टेप में हुआ करता था। पहला यूकैरियोट्स में सबसे पहले क्या हुआ करता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। आप कहोगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, ठीक है, जहां पर आपका हेट्रोजीनस आरएनए कहीं ना कहीं बना करता था। फिर आप क्या करते थे, उसकी प्रोसेसिंग किया करते थे, ठीक है। आप कहोगे कि प्रोसेसिंग किया करोगे, मतलब कि जहां पर स्प्लाइसिंग आया करता था, ठीक है, और वहां से उसके बाद क्या बन जाता था, आरएनए बन जाता था। फिर आप उस आरएनए को कहां भेजते थे, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भेजा करते थे। आरएनए ट्रांसफर्स टू साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आप साइटोप्लाज्म में भेजते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो क्या होता था, ट्रांसलेट, जहां पर उसके बाद क्या होता था, राइबोसोम जुड़ते थे उससे और ट्रांसलेशन होता था। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया की बात करो, बैक्टीरिया में ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ना कोई सेल ऑर्गेनेल है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे इनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ करता था, जैसे इनका आरएनए बनता था, उसी टाइम पे ऐसा लगता था जीन इनका एक्सप्रेस होता था, मतलब प्रोटीन भी साथ ही साथ बना करता था। तो आप बैक्टीरिया में ये कहोगे कि इनमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस होता है। ऐसा लगता है ये साथ साथ में हुआ करते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा लगता है बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इनमें तो बड़ा इजी प्रोसेस है ना। ये चीज़ यहाँ पर समझ आती है। फिर उसके बाद हम यहाँ से बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं अभी लैक ओपेरॉन समझने की, कि यहाँ पे क्या बात करी जा रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोड। इन्होंने बैक्टीरिया में क्या देखा, इन्होंने बैक्टीरिया में नोटिस किया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन की बात कर रहे थे ये। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, अरे याद करो जब हम पढ़ा करते हैं, देखो हम क्या देख रहे हैं, लैक ओपेरॉन, ये वाला टॉपिक हम देख रहे हैं। अभी इसका मैं मीनिंग बताऊंगा, ओपेरॉन क्या होता है, लैक वर्ड क्यों बोला गया। लैक वर्ड लिया गया था लैक्टोज से, जो कि एक डायसैकेराइड शुगर होती है ना। जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना करता है, ठीक है। अभी वो सब हम देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है। देखना यहाँ पर ध्यान रखना, दो साइंटिस्ट के नाम, कौन, जैकब एंड मोनोड। इन्होंने बैक्टीरिया में नोटिस की एक चीज, बैक्टीरिया में इन्होंने इनका कुछ बिहेवियर ऐसा देखा जो हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात किया करते थे, मतलब कि कोई एक प्रोमोटर ऐसा लगता है मल्टीपल जीन को रेगुलेट किया करता था। मतलब कि याद करो जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ना प्रोमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद हम पढ़ते हैं टर्मिनेटर। तो यहाँ पे ये बात की जा रही थी कि इनका जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन,
पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, पॉली मतलब ढेर सारे, सिस्ट्रॉनिक मतलब वो सेगमेंट जो कोई ना कोई एंजाइम या कोई ना कोई प्रोटीन बनाया करेगा। तो बात यहाँ पर ये की जा रही थी, कोई ऐसा सेगमेंट था जो पॉलीसिस्ट्रॉन को कंट्रोल करता था, मतलब यहाँ से अलग अलग एंजाइम बनेंगे। तो बात कह रहे हैं यहाँ पे कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर एंड रिप्रेसर, कॉमन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है। ये है क्या, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है ये अलग अलग सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई कॉमन प्रोमोटर हुआ करता था। कह रहे हैं प्रोमोटर या ऑपरेटर कोई होता है। प्रोमोटर तो हम जानते हैं, ऑपरेटर कहाँ से आ गया भाई। यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो आप प्रोमोटर पढ़ा करते थे ना, ये तो आपका क्या था, स्ट्रक्चरल जीन था। कह रहा है कि जो आप प्रोमोटर पढ़ते थे वो तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपका कहीं ना कहीं ये आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल आकर यहाँ से बाइंड करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोमोटर से बाइंड तो करेगा ही, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका एक डब्बा ऐसा प्रेजेंट होता है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर क्या है, इजाज़त देता है कि आगे आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो बात यहाँ की जा रही थी कि कोई कॉमन ऑपरेटर एंड प्रोमोटर रेगुलेट करते हैं इन सारे को, स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक वाले स्ट्रक्चरल जीन को। अब लैक ओपेरॉन समझाने से पहले मेरे को कुछ बातें आपको, कुछ टर्म्स आपको ध्यान दिलाना है, तब आपको लैक ओपेरॉन अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, वो टर्म्स अभी मैं डिस्कस करता हूँ। स्टोरी समझो यहाँ पर बात क्या हो रही थी। इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी और इन्होंने देखा, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, इसी को ये क्या बोला करते थे, इसी को मैं बोलता हूँ क्या, ओपेरॉन बोलता हूँ, इसी को ओपेरॉन बोलता हूँ। और अगर मैं लैक ओपेरॉन बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, लैक्टोज वाले सिस्टम में। मतलब जब मुझे लैक्टोज वाले को जब डाइजेस्ट करना हो, एंजाइम बनाने हो अलग अलग, तो ऐसे लगता है कि लैक्टोज को बनाने के लिए 3 एंजाइम बना करते होंगे, लैक्टोज को तोड़ने के लिए, है ना। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। जैसे ये मान लो क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज है। इसको तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर किसी की ज़रूरत है, जिसके वजह से ये किस में बदलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लेकिन जब तक यहाँ पर वो एंजाइम नहीं आएगा, ये तो प्रोसेस होगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं, इसको खाना ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इन्हीं 3 एंजाइम का आप कह सकते हो रोल प्ले हुआ करता होगा। तो मैं बात यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ नोटिस करी कि बैक्टीरिया जो था, इसमें ये लैक ओपेरॉन वाला सिस्टम मैं जो बता रहा हूँ, मतलब लैक्टोज को ऑपरेट करने के लिए कुछ इस तरीके का सिस्टम इन्होंने देखा। अब इसको इन्होंने समझा, ठीक है, इस पे इन्होंने प्रॉपर क्या की, स्टडी की। तो इन्होंने ये चीज़ देखा कि बैक्टीरिया जब किसी मीडियम में, मतलब आप समझ लो कि आपने कोई प्लेट लिया है, उसमें 2 तरीके का आपने लिक्विड भरा है। एक में क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज और ये सारी चीज़ भरी है जिसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट खा जाओ। लेकिन एक प्लेट में लैक्टोज भरा था, समझ लो दूध वाली चीज़ है, मिल्क वाली चीज़ है, लैक्टोज होता है ना। तो मान लो लैक्टोज भरा हुआ है। अब बैक्टीरिया के पास लैक्टोज के अलावा कोई खाना नहीं है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, अब उस लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज में बदलने के लिए इसको मजबूरन इन 3 जीन्स का सहारा लेना पड़ेगा और 3 एंजाइम बनाने पड़ेंगे, वो अभी मैं बताऊंगा, है ना। तो ये 3 एंजाइम तब बनाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिस किया कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन या कोई फैक्टर ऐसा कुछ होता है, उस हिसाब से ये एक्ट करते हैं। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर ये अपना मैकेनिज़्म चालू रखते हैं, वरना ये अपना मैकेनिज़्म बंद रखते हैं, जिसको आप बोलते हो ऑफ सिस्टम, है ना। मतलब जब ये काम कर रहा होगा, ये काम कब करेगा,
जब इनको आप किसी लैक्टोज वाले मीडियम में डाल दोगे और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि लैक्टोज को तोड़े बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसको तोड़ूंगा तभी ग्लूकोज मिलेगा। तो ऐसे मीडियम में ये क्या करता था, अपना काम करता था। तो इसको हम बोलते थे लैक्टोज। ये लैक ओपेरॉन जो सिस्टम है पूरा का पूरा ये ऑन हो चुका है। लेकिन अगर मीडियम में ग्लूकोज भरा पड़ा है, लैक्टोज की ज़रूरत ही नहीं है कि तोड़ना है या कोई काम करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये सिस्टम क्या होगा, बंद रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे है, क्या है, इसे ही हमें समझना है। ध्यान से सुनना, अभी मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले कुछ टर्म्स है उन्हें ध्यान रख लो, देन आगे चलते हैं। एक बार नोट डाउन कर लो, देखना उन टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज तो याद है ना, क्या किया करता था आरएनए पॉलीमरेज, यही तो एंजाइम्स के एक्सप्रेशन का या कह लो प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन के लिए ऐसा लगता है कि वो पूरे कोड पर रीड करता चला जाता था और प्रोटीन बनाता चला जाता था, या कह लो आरएनए बनाता चला जाता था, है ना। आरएनए के बाद तो प्रोटीन बन जाएगा फिर। तो यहाँ पर आप लैक ओपेरॉन में समझ रहे हो, आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया होगा और कुछ इस तरीके का उसमें बना हुआ है ये सिस्टम। इसी में आपको एक एक चीज़ समझनी है। एक सबसे आगे दिया है पी, ऐसे लिखा है, ये प्रोमोटर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोमोटर, याद है प्रोमोटर रीजन क्या होता है, जहां से हमें पता चलता है शुरुआत करनी है भाई। और यहाँ पर प्रोमोटर ऐसा लगता है किसी एक जीन के लिए अलग हुआ करेगा, जिसको मैं आई जीन बोल रहा हूँ, या फिर इसी का दूसरा नाम मैं बोलता हूँ रिप्रेसर जीन, रिप्रेसर जीन बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर आगे एक और ऐसा लगता है प्रोमोटर है, क्यों, क्योंकि वो कोई दूसरा है, प्रोमोटर है कोई। और यहीं पर आगे एक और भाई साहब बैठे होते हैं जिनकी इजाज़त लिए बिना आप नहीं जा सकते, जिनको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या है, प्रोमोटर है, और ये क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। और यहां पर फिर होंगे क्या, 3 तरह के जीन, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये 3 तरीके के जीन होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं जीन को हमें बाद में क्या करना है, ऐसे जीन का सिंबल ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे समझ लो। इन्हीं को तो हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब कि ये 3 जीन है। अब देखो ये जो होता है आई जीन, हमें पता है कोई भी जो जीन होता है उससे क्या बनता है, mRNA बनता है। कैसे बनेगा, यहाँ पर कोई आपका ये क्या है, इसको ध्यान रखना, इस सिंबल से मैं रिप्रेजेंट करूँगा आरएनए पॉलीमरेज को। मतलब ये जीन पर आएगा, इसको रीड करेगा और यहाँ से बना देगा क्या, mRNA, mRNA। और ये कौन सा mRNA बना है, ये बना है रिप्रेसर वाला, क्योंकि रिप्रेसर जीन है ना, तो रिप्रेसर mRNA बना। फिर यहाँ से प्रोटीन बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसको मैं इस डायग्राम से ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ये कौन सा है, ये है आपका रिप्रेसर प्रोटीन है। इस रिप्रेसर प्रोटीन को ही आप इनहिबिटर भी बोलते हो, इनहिबिटर प्रोटीन के नाम से जानते हो, एक ही बात है, इनहिबिटर प्रोटीन है। और इसका काम क्या होता है, ये ऐसा लगता है खाली है ना, और इसका एक ही काम होता है, ये जाकर इस ऑपरेटर के साथ दोस्ती करता है, यहीं पे बैठा रहता है। मतलब कि इसका ये काम होता है कि बाइंड करता है, बाइंड टू ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड करता है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन होता है। और आप खुद सोचो, अगर मैं इतना बड़ा कोई भी प्रोटीन, कोई भी चीज़ अगर जीन के रास्ते में अगर बीच में रख दूं, और जब तक इसको मैं हटाऊं ना, इस वाले प्रोटीन को अगर इधर रख दूं और हटाऊं ना, तब तक यहाँ पर जो आपका आया हुआ है कौन, आरएनए पॉलीमरेज, इसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। ये बोलेगा भैया अभी तो रेलवे फाटक बंद है, मतलब अभी रेलगाड़ी जा रही है, तो मैं कैसे क्रॉस करके चला जाऊं, जब फाटक खुलेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब कि जब यहाँ ये जो है यहाँ लगा है, ये जब हटेगा तब ये आगे बढ़ के अपना ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया करेगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये नॉर्मल केस में तो ऐसा
देखा जाता है कि ये जो प्रोटीन होता है ये इससे बाइंड करके रखता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जब बैक्टीरिया की कोई बुरी कंडीशन नहीं आई है, मतलब जब लैक्टोस उसे नहीं मिला है, ग्लूकोज तो मिल रहा है वो फटाफट खा रहा है, तब इसको ज़रूरत नहीं है, इन जीन्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे जीन लैक्टोस को तोड़ने वाले थे, तो इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ हमेशा बाइंड करके रखता है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भाई साहब आप आगे जाओ। लेकिन अगर मीडियम में आपने लैक्टोस डाल दिया, तो लैक्टोस क्या करता है, उसकी मात्रा जब बढ़ती है, इसको मैं बोल रहा हूँ लैक्टोस, या इसी को मैं बोल रहा हूँ इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर बोल रहा हूँ, इनहिबिटर नहीं इंड्यूसर बोल रहा हूँ, इंड्यूसर भी बोलता हूँ, ये वर्ड याद रखना। लैक्टोस कहूँ चाहे मैं इसको कह रहा हूँ एज अ इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या होता है, ऐसा लगता है उसको उत्तेजित कर रहा है कि भाई आप काम करो। लैक्टोस अगर मीडियम में आया तो ये लैक्टोस क्या करता है, आने के बाद रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, और अगर भाई साहब ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, ऐसे समझ लो मैं यहीं बना के बता दूं कि ऐसे है ये, और अगर ये भाई साहब इससे बाइंड कर गया, ये आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा हूँ, रिप्रेसर प्रोटीन से अगर ये लैक्टोस वाला ये बाइंड कर गया, तो ये क्या है, अब खाली नहीं है, तो ये वहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, डू नॉट बाइंड विद ऑपरेटर। समझ आ रहा है, मतलब जब लैक्टोस मीडियम में होगा, अगर लैक्टोस प्रेजेंट है तो क्या होगा, आपका ये जो है कौन सा रिप्रेसर प्रोटीन, तो क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन डू नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, तभी ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, और अगर ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया तो रास्ता खुला है, तो ये क्या करेगा, फटाफट आगे जाएगा और सारे जीन्स को कन्वर्ट करता चला जाएगा। और ये सारे जीन्स के रोल याद कर लो, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, और ये है आपका परमीएज, और ये है आपका ट्रांस एसिटाइलेज। ये सब मिलकर क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं लैक्टोस की, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अभी मैंने बताया ये क्या करता है, ये लैक्टोस का ब्रेकडाउन करता है, लैक्टोस ब्रेकडाउन, ये लैक्टोस का ब्रेकडाउन करता है। परमीएज क्या करता है, ये परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को बनाए रखता है, और ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बस ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये कह रहा है कि परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया की आंखें थोड़ी है कि उसके हाथ पैर है कि भाई वो देख के बता देगा मीडियम में लैक्टोस प्रेजेंट है। जब उसके वॉल के अंदर, जब उसके मेम्ब्रेन के अंदर अगर किसी ऐसे की एंट्री हुई, ग्लूकोज के अलावा अगर किसी की एंट्री हुई, तो ये अपना मैकेनिज्म फटाफट शुरू कर देगा, है ना। मतलब जैसे ही अंदर कुछ आया, जैसे ही लैक्टोस आया, तभी तो शुरुआत करेगा, तभी तो पहचानेगा। तो आप यहाँ पे ये बात कर रहे हो कि अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये सब प्रोसेस नहीं चलेगा, मतलब अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो ये सब बनेगा ही नहीं, और अगर ये नहीं बनेगा तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसे संभाली जाए, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर परमिएबिलिटी नहीं संभाली गई तो ग्लूकोज की भी तो एंट्री नहीं हो पाएगी। परमिएबिलिटी मतलब आने जाने का रास्ता, तो ये मेंटेन कौन कर रहा था, ये इसका मतलब इसका बनना तो ज़रूरी था। तो एनसीईआरटी वहीं पर एक लाइन लिखती है कि हाँ हम ये बात जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ ये बात नोटिस करके रखना कि बहुत स्मॉल अमाउंट में लैक्टोस हमेशा प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, इनमें। क्यों, क्योंकि ये बनना ज़रूरी है, वरना परमिएबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसेस कब चला करता है, जब लैक्टोस की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होता, उस टाइम पर लैक्टोस की मात्रा बढ़ी, तब ये आकर इससे बाइंड करता है, तब इसको रुकावट डालता है, तब ये प्रोसेस चलता है।
तो ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने उसे लिखा भी है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि दीवार को हल्का खुला रखना ज़रूरी है। अगर पूरी बंद हो जाएगी तो ग्लूकोज की भी एंट्री नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चाहिए होता है ताकि ये मेंटेन रह पाए। ठीक है, तो इनका प्रोसेस अपने को समझ आया। अब बात यहाँ पर आती है कि लैक ओपेरॉन ऑफ कब बोलेंगे, लैक ओपेरॉन ऑन कब बोलेंगे। ध्यान से सुनना, मैं कंडीशंस यहीं पर करके बता रहा हूं ताकि आपको रिलेट हो जाए आसानी से। व्हेन लैक्टोज एब्सेंट, अगर लैक्टोज नहीं है मीडियम में तो क्या होगा? अगर ये लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं तो मैं यहां पे ऐसे ही बना दूं, ये है, यहाँ पे ऐसे P हुआ करता होगा, ये I जीन हुआ करता होगा, फिर यहाँ पे एक प्रोमोटर था, ऑपरेटर था, लैक Z, Y और A वाला ऐसे करके हुआ करता था। अगर लैक्टोज एब्सेंट है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, ये तो अपना क्या बनाया करता था, ये बनाया करता था रिप्रेसर प्रोटीन, और ये क्या करता था, सिंपली बाइंड करने का काम करता था। आप कह रहे हो कि लैक्टोज भाई साहब एब्सेंट है, और अगर ये एब्सेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये भाई साहब आकर यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा ही नहीं। आप कहोगे नो एंजाइम्स फॉर्म, मतलब कोई ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कुछ होगा ही नहीं। और अगर कोई एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं इसका मतलब आप कह रहे हो ये लैक ओपेरॉन का जो सिस्टम है ये कैसा हो गया है, लैक ओपेरॉन का सिस्टम जो हो गया है अब ये हो गया है ऑफ। ऑफ मतलब कि ये अपना काम नहीं कर रहा है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट, अगर भाई साहब लैक्टोज प्रेजेंट है मतलब आप कह रहे हो कि ये जो लैक्टोज है इसकी मात्रा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या है, लैक्टोज। इसी को ही मैं इंड्यूसर के नाम से भी जानता हूँ, और एनसीईआरटी आपकी इसको इंड्यूसर ही लिखा करती है, तो वहाँ ब्रैकेट लगा के लिख लेना कि ये लैक्टोज है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है ये रहा आपका जीन। अब ये अपनी पूरी कहानी कर देगा। प्रोमोटर था, आई जीन था, प्रोमोटर, ऑपरेटर, लैक Z, लैक Y, लैक A, है ना। ये क्या है आपका, यहाँ से कहीं ना कहीं बना और यहाँ से बना, ये रिप्रेसर बना करता था, रिप्रेसर, और इसको बाइंड करना होता था ऑपरेटर से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये भाई साहब पे क्या लग जाएगा, ताला लग जाएगा, नॉट बाइंड टू। अब ये बाइंड नहीं करेगा किससे, ऑपरेटर से, और ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कहानी ध्यान से देखो। यहाँ पर तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था ये बाइंड का बाइंड था लेकिन आगे नहीं कर पाया प्रोसेस। यहाँ पर अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये अपना प्रोसेस यहाँ से करता शुरू करेगा, और इससे भी कुछ बनाएगा, इससे भी कुछ बनाएगा, इससे भी कुछ। कौन कौन सी चीज़ें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये सारे बनाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एंजाइम्स फॉर्म्ड, मतलब कि यहाँ पर कहानी चल रही है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपका लैक ओपेरॉन क्या है, ऑन है। लैक ओपेरॉन क्या है, ऑन है। यहाँ पर एक और चीज़ छोटी सी कही गई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर कुछ चीज़ें कही गई हैं। मतलब कि एक और चीज़ रिप्रेसर को लेकर भी बोली गई है कि मुझे बताओ कि रिप्रेसर एक्टिव कब होगा और इनएक्टिव कब होगा। अच्छा, एक्टिव का मतलब क्या है, मतलब अपना काम धंधा कर रहा है। इनएक्टिव मतलब जब अपना कोई काम धंधा नहीं कर रहा है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ रिप्रेसर एक्टिव कब होगा, जब ये अपना काम करेगा। काम करना मतलब जब ये इससे बाइंड किया करेगा, ये इसका काम है।
और अगर इसके इसी काम में कोई रुकावट डाल दे जैसे कि ये, तो आप क्या बोलोगे, आपका ये जो है रिप्रेसर ये इनएक्टिव हो गया है। तो आप यहाँ पर चाहो तो इसको क्या कह सकते हो, अगर ये बाइंड कर रहा है तो आप बोलोगे कि ये एक्टिव है। कौन? आपका रिप्रेसर एक्टिव है। और यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आपका रिप्रेसर क्या हो गया है। मैं रिप्रेसर की बात करूँ तो आप बोलोगे इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब कि ये अपना असली काम कर ही नहीं पा रहा है, यहीं रुक गया है भाई, बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो आप बोल रहे हो रिप्रेसर इनएक्टिव है। तो ये 2 पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लैक ओपेरॉन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को लेकर टॉपिक है। जो भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। जेनेटिक कोड से भी मैंने बता दिया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे भी इसको अच्छे से ये मैकेनिज्म समझ लो और एक बार एनसीईआरटी प्रॉपर रीड कर लेना, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो उसे हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताता चलूँगा कि जहाँ से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं या जो आपको बार बार पढ़ना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो सब कुछ लिख पाना, उसमें सब कुछ देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आप लेके बैठो, रीडिंग उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर लाइन पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से सवाल आते रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो और एनसीईआरटी रीड कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।